हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने कवर किया था प्रो हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पार्ट कवर किया था प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा उस वीडियो का। बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बार वो वीडियो देखा गया। तो आप सबका बहुत प्यार मिला मुझे। और आगे अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों आज प्रोटो हिस्ट्री पे। तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि प्रोटो हिस्ट्री और प्रो हिस्ट्री में क्या अंतर होता है। ठीक है, जो प्रो हिस्ट्री होता था वहां पे हमें कोई भी साहित्यिक साक्ष्य अवेलेबल नहीं थे, केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही क्या करते थे, उस जमाने के इतिहास के बारे में पता लगाया जाता है, बताया जाता है। ठीक है, जो कुछ भी प्रमाण होते हैं वो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोटो हिस्ट्री के बारे में, तो हमने आपको बताया था कि प्रोटो हिस्ट्री में पुरातात्विक साक्ष्य तो रहेंगे, साथ ही साहित्यिक साक्ष्य भी रहेंगे। लेकिन उन साहित्यिक साक्ष्यों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है कि उन साहित्यिक साक्ष्यों के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही, क्या लिखा है, यानी उनकी जो लिपियां हैं वो बेहद कठिन है या हमारे समझ से परे है। ठीक है, जिस दिन उन लिपियों को हम जान जाएंगे, उन बातों को जान जाएंगे, उस दिन से वो प्रोटो हिस्ट्री से चैप्टर हट के किस हिस्ट्री में आ जाएगा, हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्रोटो हिस्ट्री में, क्योंकि हड़प्पा काल की जो भी लिपियां हैं ना, उन लिपियों में किन अक्षरों को क्या कहा जाता था इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आज हम लोग जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं ना, ये एक कल्पना मात्र है। ठीक है, तो आइए बातें करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये हम पढ़ने वाले हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि यार बहुत कठिन चैप्टर है, जबकि इतना मजेदार चैप्टर है दोस्तों, इतना मजेदार चैप्टर है कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। पता है, आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। जैसे जो आज का भारत है, भारत जितना आगे, जैसे सपोज करिए मेट्रो है भारत में, फिर भारत में प्लेन की सुविधा है, ठीक है ना, मोबाइल है, 4G हम लोग सेट यूज कर रहे हैं, नेटवर्क भी 4G इस्तेमाल कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आज से 200-400 साल बाद ये सब खत्म हो जाएगा, तो ये कितने आश्चर्य की बात है। आप जरा सोचो, कितने आश्चर्य की बात है कि यार 100-200-400 साल बाद ये चीज़ें तो बढ़नी चाहिए, अपग्रेड होना चाहिए, साइंस और फास्ट होना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये चीजें खत्म हो जाएंगी, मतलब लोग भूल जाएंगे मोबाइल, ये क्या होता है, नहीं पता मोबाइल क्या है, तो यार ये तो आप आश्चर्यचकित करने वाली बात है। ठीक है, तो अभी जितनी भी मूवी बनती हैं साइंस फिक्शन पे, वो हमें क्या दिखाती हैं, जैसे मूवी थी 2050, तो वो हमें क्या दिखाती है, 2020 मूवी, या इस तरह की जो मूवियाँ होती हैं जो आगे हमें दिखाती है कि हमारा साइंस कितना तेज होगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, लेकिन कोई मूवी ऐसा दिखाती क्या कि आज से 400-500 साल बाद हम खत्म हो जाएंगे। मत खत्म नहीं, आदमी रहेगा, ठीक है, लेकिन हमारी जो ये सभ्यता है समाप्त हो जाएगी। क्या किसी मूवी ने ऐसा कहा था? कि कोई मूवी ऐसा कल्पना नहीं करती है, लेकिन जो हमारा इतिहास है वो बिल्कुल ऐसा ही रहा है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही रहा है। जब हम बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो हम बता रहे हैं आपको कि ये जो टाइम पीरियड है, ये है 2350 से 1750 बीसी की। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट की, यानी ईसा मसीह के जन्म के लगभग, अगर मैं आपको सीधा सीधा अगर डेटा दूं तो 2350 से लेकर के 1750 बीसी, या अगर हम एक बार में बोल रहे हैं तो चलो हम लोग बात करते हैं 2500 बीसी की। डायरेक्ट एक सर्टेन आंकड़ा लेते हैं 2500 बीसी। अगर हम आपसे बात करें 2500 बीसी की, यानी ईसा मसीह के जन्म के 2500 साल पहले की, तो उस समय जो सिविलाइजेशन थी, जो सभ्यता थी, वो बिल्कुल आज के तरीके से थी। ठीक है, अभी आप लोग जितने लोग हैं ना, शांति से मेरी बात सुनते जाइए। आप लोग बिल्कुल अपना दिमाग इधर उधर मत घुसाइए। मैं आपको ऐसी आज फैक्चुअल चीजें बताऊंगा ना कि आपको याद करने से मतलब है, बस आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो आप वीडियो देखते रहें। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं उन बातों पे आइए, ये जो लिखा हुआ है इस पे हम बाद में आएंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा माहौल बन जाए। तो अगर हम 2500 बीसी की बात करें दोस्तों, तो उस जमाने में जो सभ्यता चल रही थी ना, जो लोगों का रहन सहन, जीवन स्तर था ना, वो बिल्कुल आज के तरीके से था। या हम कह दें कि जो आज जो तरीका नहीं है, उससे ज्यादा बेहतर तरीके से था उस जमाने का जो है सभ्यता। मैं आपसे कहूं, चलो चलते हैं गांव में। गांव में जब हम लोग जाते हैं तो गांव की नालियों की हालत क्या होती है? आपने कहीं देखा है कि कोई ऐसा गांव जहां पे नाली साफ हो? नहीं देखा है। ठीक है, तो वहां गांव के लोगों की मानसिकता क्या है, नाली बनाई तो सरकार ने, लेकिन उस नाली का उपयोग नहीं हो रहा। उस नाली को लोग पाट देते हैं, अपने काम में यूज कर लेते हैं, या पटिया रख देते हैं, या दबा देते हैं। तो जो नाली का इस्तेमाल होना चाहिए वो नहीं होता है। आज के जमाने की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट टाइम में। लेकिन उस जमाने के लोगों की सोच इतनी अच्छी थी, इतनी बेहतरीन सोच थी, कभी जब उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा तो आपको जान के लगेगा यार, उतनी अच्छी सभ्यता आगे चल के और बढ़ना चाहिए, लेकिन वो सभ्यता आगे चल के बिल्कुल शून्य हो गई।
2500 बीसी पहले जो सभ्यता इतने अच्छे से चल रही थी, 1750 या हम खड़ा खड़ा बोले हैं, सीधा सीधा बात करें, 2500 से 1500 बीसी आते आते वो सभ्यता शून्य हो गई, बिल्कुल से उस सभ्यता का पतन हो गया। और जो आदमी था ना, वो सब कुछ मतलब कि जैसे लगता था कि उसको उसका दिमाग किसी ने शून्य कर दिया है, वो बिल्कुल जीरो लेवल पे आ गया और फिर से कहानियां शुरू होने लगी। तो आज तक उन बातों का तो पता नहीं लगाया जा सका, लेकिन कल्पना के रूप में मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहा जाता है और इतिहासकार उस पर क्या मत देते हैं। तो आइए बात करते हैं अपने चैप्टर में और देखते हैं कि उस जमाने में, यानी ईसा मसीह के जन्म के 2500 साल पहले हमारा इतिहास कैसा रहा है, हमारा समाज कैसा रहा है। ठीक है, तो आपको पढ़ के चैप्टर बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की पहली व्यवस्थित सभ्यता कौन थी, तो आपका उत्तर क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता। तो आप सोच रहे हैं क्या विश्व में इसके पहले कोई सभ्यता नहीं थी? हड़प्पा के पहले थी दोस्तों। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता में नाम आता है सुमेरियन सभ्यता का। लेकिन अगर हम बात करते हैं व्यवस्थित सभ्यता की, कौन सा देश व्यवस्थित सभ्यता थी, कौन सी सभ्यता व्यवस्थित थी, तो वहां बात आ जाती है हड़प्पा सभ्यता की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सा है, तो आपके क्वेश्चन में ऑप्शन जरूर मिलेगा सुमेरियन। ठीक है ना, तो सुमेरियन आप टिक करेगा। लेकिन अगर व्यवस्थित सभ्यता की बात कर रहा है तो फिर कौन सा आगे हो जाएगा आपका? हड़प्पा सभ्यता। तो ये पहली व्यवस्थित सभ्यता थी जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई। तो हमारा भारत आज से नहीं, हमारा भारत शुरू से आगे रहा है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों आदि इतिहास के बारे में, प्रोटो हिस्ट्री के बारे में, जहां हमने आपको बताया कि यहाँ पुरातात्विक खुदाई के दौरान चीजें मिली है, उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा लेख अभिलेख और साहित्यिक ग्रंथों की भी प्राप्ति हुई। साहित्यिक ग्रंथ में कुछ नहीं है, लेकिन लेख अभिलेख तो मिले हमें। ठीक है, तो लेकिन उन चीजों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए हम वो एक कल्पना के रूप में देखते हैं कि क्या लिखा हो सकता है या कैसे रहा होगा। अगर हम उनके लिपि के बारे में बात करें कि क्यों नहीं हम पढ़ पा रहे हैं, तो उनकी लिपि कैसी थी? तो उनकी लिपि थी दोस्तों भाव चित्रात्मक लिपि। कैसी लिपि थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। लगभग 400 से 500 संकेत मिले हैं। देखिए वो चित्रों का इस्तेमाल करते थे चीजों को समझाने के लिए। जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे मैंने लिखा अ भी, तो ये लिखा ना, वो चित्रों के माध्यम से लिखते थे। ठीक है, तो अब ये जो भाव चित्रात्मक है, वहां पे जो चित्रों की संख्या मिली है वो मिली 400 से 500 संकेत लगभग। ठीक है, और ये संकेत मिला कहां से? तो ये संकेत मिला, कुछ तो हमें ईंटों के ऊपर मिला है, कुछ हमें मनकों के ऊपर मिला है, कुछ हमें मृत भांडों के ऊपर मिला है, और ज्यादातर जो मिला है वो मिला है मुहरों के ऊपर। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जो मुहर होते थे वो ज्यादातर मुहरें सेलखड़ी की बनी होती थी। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो मुहरें होती हैं वो किसकी बनी होती है, तो आपका जवाब क्या होगा कि जो मुहरें होती हैं वो सेलखड़ी की बनी होती हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो वो जो अधिकांश मुहरें मिली हैं वो कहाँ मिली हैं कि वो मुहरें जो बनी होती थी वो सेलखड़ी। तो सेलखड़ी पे बहुत आप लोग मत पहुंचना, ये कोई धातु वगैरह नहीं थी, ये मिट्टी का एक प्रकार था। ठीक है ना, तो सेलखड़ी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो सेलखड़ी की बनी होती थी। लेकिन जो ये संकेत मिले हैं तो आप याद रखेगा, ईंटों के ऊपर संकेत मिले हैं, मनकों के ऊपर मिले हैं और मृतभांडों के ऊपर मिले हैं। मन के दोस्तों आभूषण होते थे, तो उनके ऊपर भी डिजाइनें मिली हैं और संकेत मिले हैं मृतभांडों के ऊपर, और अधिकांश जो मिला वो मुहरों के ऊपर। और अगर अधिकांश अक्षरों की बात करें तो ज्यादातर अक्षर यू आकार के समान है इंग्लिश के, और ज्यादातर चित्र अगर इसमें देखें तो मछलियों के चित्र ज्यादा मिले हैं। पता नहीं क्या इसका अक्षर रहा होगा, कुछ मीनिंग रहा होगा, तो अभी तक इसका पता नहीं चल पाया। चलिए बात करते हैं लिखने के तरीके पर। तो लिखने के तरीके पर तमाम इतिहासकारों ने अपना अपना मत दिया है। तो जब अपना अपना मत देंगे तो विवाद तो होगा ही होगा। कुछ लोगों ने कहा भैया दाएं से बाएं लिखिए, कुछ लोगों ने कहा बाएं से दाएं लिखिए। अब ऊपर से नीचे थोड़ी लिखी जाएगी। ठीक है, तो दाएं से बाएं, बाएं से हमें लिखते हैं, हमने ऐसे लिखते हैं, और उर्दू लिखा जाता है तो इधर से लिखा जाता है। तो कुछ ने कहा दाएं से बाएं, कुछ ने कहा बाएं से दाएं। तो जब अभी इस चीज को जाना ही ना जा सका है, तो हम ना तो इसको गलत कर सकते हैं ना इसको गलत सकते हैं, हम तो बोलेंगे दोनों सही है। तो जब बात करते हैं दोनों सही है, तो उस शैली को बोला जाता है ब्रुस्टोफेडन शैली। क्या बोला जाता है? जिसमें बाएं से दाएं और दाएं से दाएं दोनों ही क्रम में चीजें लिखी जाएं, वो कौन सी शैली है? तो ब्रुस्टोफ्रेडन शैली। ये आपको याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी इंपॉर्टेंट है। तो शैली कैसी थी? ब्रुस्टोफ्रेडन। लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। और शैली कैसी थी? ब्रुस्टोफ्रेडन। ठीक है, आगे ये बात करते हैं। इसके बाद हम सभ्यता की अगर बात करें तो ये सभ्यता नदी घाटी सभ्यता के रूप में विकसित हुई। ठीक है, और कुल 4 सभ्यताएं थी उस जमाने में। ठीक है, जिस समय में हड़प्पा चल रहा था 4 सभ्यताएं थी। एक था दोस्तों हवांगहो नदी घाटी सभ्यता। ठीक है, और ये सभ्यता चीन की सभ्यता थी। तो हवांगहो नदी बहती कहाँ पर? चीन में बहती है। तो और सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो हड़प्पा सभ्यता के नाम जाना जाता था। दजला फरात 2 नदियां थी, दजला और फरात। इन नदियों के बीच की जो घाटियां थी उसमें एक सभ्यता विकसित हुई थी, इसको बोलते थे मेसोपोटामिया की सभ्यता या सुमेरिया की सभ्यता। ठीक है, जो कि इराक में था। ठीक है, तो नदियां दोनों कहाँ बहती हैं? इराक में। और नील नदी घाटी जो सभ्यता थी वो बहती थी, वो थी मिस्र में।
तो ये कुल 4 सभ्यताएं थी उस जमाने में जो इसके समकालीन थी। ठीक है, इन सब में अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता इन सब में सबसे बड़ी और सबसे विकसित सभ्यता थी। तो सबसे बड़ी और सबसे विकसित दोनों बातें किसके पास थी? दोनों बातें हमारे यहाँ थी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है भैया, अब डिटेल से पढ़ते हैं थोड़ा सा और ध्यान से। देखिए, अगर हम बात करेंगे भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों के खोज करने के कार्य के बारे में, तो हम लोग पहले जान चुके हैं कि जो प्रागैतिहासिक स्थलों की खोज होती है वो किसके थ्रू होती है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करता है। और सर्वप्रथम इसका जो हेड बनाए गए थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया था, इसलिए इसका जनक भी इसे कहा जाता है। आगे चल के इसी विभाग के महानिदेशक बनाए जाते हैं जॉन मार्शल। हाँ, इन्हीं की निगरानी में 2 लोग रहते हैं, एक लोग का नाम रहता है दयाराम साहनी और दूसरे लोग रहते हैं राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की। तो नंबर 1 पे लास्ट में बता देखिए, नंबर 1 पे किसकी खोज हुई? हड़प्पा की। और 1922 में ठीक है किसकी खोज हुई? नंबर 2 पे मोहनजोदड़ो की। तो कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा का खोज किसने किया, तो आपका उत्तर क्या होगा? दयाराम साहनी। ठीक है, और मोहनजोदड़ो का तो राखलदास बनर्जी। तो ये दोनों फैक्चुअल क्वेश्चन है, वो आपको ध्यान देना है। आइए बात करते हैं नामकरण के ऊपर, किसको हम हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहते हैं? या कई किताबों आपने देखते हैं कि कई लोग बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता, कई लोग बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, कई लोग बोलते हैं सिंधु सभ्यता। तो जो सही है वो क्या है? ठीक है, देखिए, हम जब देते हैं नाम हड़प्पा सभ्यता तो इसका नाम किस आधार पर देते हैं? सबसे पहले जो नगर खोजा गया वो नगर कौन सा खोजा गया? हड़प्पा नगर खोजा गया। एक्चुअली दोस्तों हुआ क्या था, अंग्रेज बिछा रहे थे लाइन, रेलवे लाइन बिछा रहे थे पाकिस्तान में। ठीक है, तो जब अंग्रेज लाइन बिछा रहे थे तो लाइन बिछाने के दौरान मजदूरों को कुछ ईंटों की जरूरत पड़ी। तो कुछ मजदूरों ने कहा कि सुबह निपटने गए थे, कुछ मजदूरों ने कहा कि आके अंग्रेजों की टोलियां में बताया कि साहब वहां जो है ढेर सारी ईंटें हैं, ठीक है, वहां से उठा लाएं क्या? तो अंग्रेजों ने कहा ठीक उठा लो। अंग्रेजों ने जानना नहीं चाहा कि वो ईंटें कैसे हैं। तो जो मजदूर थे ना, बुद्धि कितनी, उन्होंने क्या किया, जो हड़प्पा की बची कुची दीवार थी उसको गिरा करके उसकी ईंटें लिए आए। ठीक है, तो अभी एक चीज आपको कंफर्म हो रहा होगा कि हड़प्पा के लोग ईंटों का भी इस्तेमाल करते थे, उतने पुराने समय में ईंटों का इस्तेमाल करते थे। जबकि वैदिक काल वगैरह जो वेद पुराण लिखे गए वो हड़प्पा के बाद लिखे गए हैं। तो सोचिए कि जो ऋषि मुनि होते थे उनसे पुरानी सभ्यता है। ठीक है, ईंटों का इस्तेमाल वो लोग करते थे। ठीक है, तो हुआ क्या कि वो लोग उठा के ले गए। तो जब अंग्रेजों ने देखा, अंग्रेजों के ऑफिसर्स ने आके देखा कि ऐसे ईंटें तो हमने कभी नहीं देखे, तो उन्होंने मजदूर से पूछा कि भैया ईंटें तुम कहां से लेके आ रहे हो? तो मजदूर ने बताया कि साहब वहां दूर एक दीवार खड़ी थी, वहां से खोद खोद के ला रहे हैं। तो जब अंग्रेज वहां पहुंचे तो अंग्रेजों ने वहां तुरंत काम रोक दिया। अंग्रेजों ने मजदूरों से काम रुकवाया और ईंटों की अलग से व्यवस्था करवाई और ये सूचना पहुंचाई अपने ऊपर हेड ऑफिस में। तो वहां पे पहुंचे पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग में और उस समय हेड कौन थे? जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को भेजा। दयाराम साहनी ने उन चीजों को देखा और उसको बताया कि ये कोई पुरातात्विक स्थल रहा है और खोज होते होते पता चला कि यह हड़प्पा है। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह से तो जो पहली सभ्यता खोजी गई वो कौन सी थी? हड़प्पा स्थल खोजा गया, तो उसी के नाम पे उसका नाम भी दे दिया गया कि भैया हड़प्पा जगह है, तो सभ्यता का नाम भी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, आगे जब और खोज चालू हुआ 1922 में, जैसे राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोजा, तो हड़प्पा से मोहनजोदड़ो की दूरी है लगभग 200-300 किलोमीटर का अंतर है। तो जब वहां पे आए, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि एक और स्थल मिला। तो एक एक करके धीरे धीरे बहुत सारे स्थल मिलते गए। तो उनको लगा कि जो एक नदी वहां पे बहती है, सिंधु नदी, अभी मैंने आगे फिगर बनाया उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो सिंधु नदी, देखे कि जो भी नगर है सिंधु नदी के आसपास हैं, तो इनका नाम रख दिया गया सिंधु सभ्यता, क्योंकि जो भी सभ्यता मिल रही थी वो सिंधु नदी के आसपास या किनारे के मिल रही थी। तो बात आ गई सिंधु की, तो अब इसको बोल दिया सिंधु सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा भी किस नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे। तो हमने बोला कि सिंधु नदी किनारे है तो सिंधु सभ्यता है। आगे चले तो बाद में अब तो सरस्वती नदी विलुप्त हो गई। सरस्वती नदी का जो स्थान मिलता है वो हरियाणा होते हुए मिलता है। ठीक है, तो उसके आसपास भी सभ्यता मिल गई। तो बात हुआ, ये तो हरियाणा दूर है सिंधु से, तो लेकिन यहाँ पे एक पौराणिक नदी रही है जिसका नाम है सरस्वती, तो सिंधु सरस्वती उसका नाम पड़ गया। 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय तक लगभग 40 बस्तियों की खोज हो चुकी थी। और अगर आज हम बात करें तो वर्तमान समय में लगभग 1500 से ज्यादा पुरातात्विक स्थल खोजे जा चुके हैं, जो कि सभी के सभी कहाँ पे? सिंधु घाटी सभ्यता में ही विकसित है। तो बात आती है कि देखो, जबकि सबसे ज्यादा अगर जो सभ्यताएं मिली हैं वो अगर इधर से सिंधु जा रही है और इधर से गंगा है, इन दोनों के बीच में लगभग 1100 बस्तियां मिली हैं सबसे ज्यादा जो है। ठीक है, तो
अब देखो बात, अब इसको सिंधु भी नहीं बोल सकते हैं, इधर का सरस्वती हो गया, और भी आगे मिलने लगे, जहां सरस्वती खत्म हो जाती है उसके बाद भी अन्य सभ्यताएं मिली। तो हमने बोला है देखो सारी की सारी सभ्यताएं घाटी में है, मतलब सिंधु की जो घाटी है ना, घाटी देखिए बड़ा होता है, नदी का किनारा छोटा होता है, घाटी बड़ी होती है, ठीक है। जैसे गंगा नदी घाटी, तो गंगा नदी घाटी में, गंगा नदी जहां से होकर गुजरती है वहां से 50-100 किलोमीटर के एरिया अगल बगल सब के सब घाटी एरिया में आते हैं। तो हमने इसका नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता। आगे इसका नाम दिया जाता है कांस्ययुगीन सभ्यता। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों ने सबसे पहले तांबा के साथ टीन को मिला करके कांसा बनाया था, ठीक है। तांबे का इस्तेमाल तो ताम्र पाषाणकालीन युग में हुआ था, ताम्र पाषाण युग में, तो तांबा का इस्तेमाल तो वहां हो गया था। बाद में टीन का भी आविष्कार हो गया, लोगों ने खोज लिया टीन का इस्तेमाल करना, दोनों धातुओं को आपस में मिला दिया और क्या तैयार हो गया? कांसा तैयार हो गया। तो इसीलिए इस सभ्यता का नाम भी दे दिया गया कांस्य युगीन सभ्यता। और प्रथम नगरीय क्रांति हुई थी इस जमाने में, तो इसलिए इसको बोला जाता है कि सबसे पहले नगरों का जो उदय हुआ है वो कहां से शुरू हुआ? तो हड़प्पा से शुरू हुआ है, तो नगरीय क्रांति के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। आगे ये बात करते हैं। इसके बाद अगर हम इसके कालक्रम के बारे में बात करें कि किस से किस टाइम तक ये चला है, तो अगर हम रेडियो कार्बन विधि को पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं C14 विधि। C14 विधि के द्वारा क्या होता है दोस्तों कि हम किसी भी चीज का जांच करते हैं, और जो कार्बन यौगिक होते हैं ना, उस यौगिक के आधार पर ये बताते हैं कि कोई चीज कितनी पुरानी है। तो रेडियो कार्बन विधि से कुल 3 चरणों में बता गया। आधा लोगों का दिमाग यहाँ अपसेट होगा कि सर रेडियो कार्बन विधि तो कहती है 2350 से 1750, तो अभी बाद में बात करेंगे, पहले मैं जितना बता रहा हूं उतना आप देखिए, ठीक है। तो रेडियो की जो कार्बन 14 विधि थी, ये जब हुआ तो रेडियो कार्बन 14 के तहत 3 चरणों में इसका विस्तार माना गया। पहला पूर्व हड़प्पाई चरण, दूसरा परिपक्व, मतलब यहाँ पे हड़प्पा एकदम अपनी परिपक्व अवस्था में था, बाद में उत्तर हड़प्पाई, फिर ये पतन का अवस्था, मतलब यहाँ अभी शुरू हुआ है निर्माण, यहाँ पे परिपक्व और यहाँ पे समाप्ति। तो ये वाला जो पीरियड बना गया, ये माना गया 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व, और परिपक्व वाला माना गया 2600 से 1900, और ये वाला माना गया 1900 से 1300 ईसा पूर्व। ये ऐसा कालक्रम मिलता है हमें देखने में। तो जो लोग भी मेंस वगैरह लिखेंगे वो लोग इस चीज को डिफाइन करेंगे। आगे चल के फिर से खोज होता है, फिर से नई खोजों के अनुसार पता चलता है कि जो इसका सर्टेन टाइम पीरियड है, एक जो सर्वमान्य है वो क्या है? 2350 बीसी से 1750 बीसी। तो अगर आपके ऑप्शनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे आंसर आपका ऑप्शनल होगा, तो वहां आपको यही वाला ऑप्शन मिलेगा और आपको यही टिक करना है, 2350 से 1750, ठीक है। कुछ इतिहासकार इसके बारे में बताते हैं जो टाइम पीरियड जो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है हमसे, जैसे सर मार्टिमर व्हीलन ने कहा कि हम 2500 बीसी से 1500 बीसी मानेंगे, मतलब जो राउंड फिगर पे लेके चल रहे थे, ठीक है, मार्टिमर व्हीलन। डीपी अग्रवाल साहब ने कहा कि नहीं 2350 से 1750 बिल्कुल सही बात है, हम इसको लेके चलेंगे। मायके थे एक लोग, उन्होंने कहा 2800 से 2500 से फालतू बात बोल रहे थे। और मार्शल साहब ने जिन्होंने खोज किया था, ठीक है ना, जिनके समय में, तो उन्होंने कहा 3250 से 1750, मतलब पूरा शुरू से लेके पूरे आखिरी तक 3250 से 1750 तक, ठीक है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही, हमें तो याद 2350 से 1750 याद रखना है। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें कि यहाँ के लोग कैसे थे, तो यहाँ के लोग थे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। कैसे लोग थे? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। देखिए सिंधु क्षेत्र में आने वाली ये पहली जाति थी, सिंधु क्षेत्र में आने वाली ये क्या थी? पहली जाति थी, जो कि मध्य भारत में आके फिर क्या हो गई? विराजमान हो गई, फिर यहीं रहना शुरू कर दी। तो यहाँ के लोग कैसे थे? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। कुछ लोग कहते हैं कि भूमध्य सागरी है, ठीक है। तो भूमध्य सागरी को बोला जाता है मेडिटेरियन। देखिए भूमध्य सागर को मेडिटेरियन सी भी बोलते हैं, और यहाँ के लोगों को मेडिटेरियन। तो मेडिटेरियन कहा जाता है कि जाके दक्षिण भारत में रुक गए, ठीक है, तो इनको दक्षिण भारत का निर्माता भी कहा जाता है, ठीक है। और एक बात और याद रखेंगे कि इन्हीं प्रजातियों के अवशेष जो हैं प्राप्त हुए हैं, इन सभी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो और कुछ लोगों ने कहा भैया यहाँ मंगोलायड लोग रहते थे सिंधु सभ्यता में। ये लोग कहाँ से थे? तो ये लोग उप हिमालयी क्षेत्र से आए हुए थे, यानी हिमालय के जो आसपास के क्षेत्र थे वहां से आकर यहाँ बस गए थे मंगोलायड। कुछ लोग कहते नहीं ये अल्पाइन थे, तो ये अल्पाइन लोग जो हैं ये मध्य गंगा और निम्न गंगा के भाग में अभी भी बसे हुए हैं, तो ये अल्पाइन लोग की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये चारों की चारों कैटेगरियां देखने को मिली हमें कहाँ पे? सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये चारों चीजें आप याद रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें हड़प्पा के उद्भव के बारे में कि हड़प्पा का उद्भव कहाँ से शुरू हुआ, तो देखिए इसके उद्भव को लेकर के 2 मत पड़ते हैं, एक विदेशी मत पड़ता है, एक देशी मत पड़ता है। विदेशी मतलब कुछ विदेशी वाले कुछ बोलेंगे और कुछ देशी वाले बोलेंगे। तो हमें क्या समझना है? हमें दोनों मिला के चलना है, ठीक है, हमें दोनों चीजें समझना है। देखिए जो विदेशी मत होते हैं वो कहते हैं कि जो हड़प्पा था ना, ये नकल मारा गया था मेसोपोटामिया से। और आप बर्दाश्त करोगे इस बात को? हम तो हिंदुस्तानी और हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, ठीक है। हम किसी से नकल नहीं मारते, दुनिया हमसे नकल करती है, ठीक है, फील लाइक बेटर, ठीक है। तो देखिए विदेशी मत कहते हैं कि मेसोपोटामिया से जो है कॉपी किया गया था हड़प्पा की चीजों को। हम कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा ही बात नहीं है।
हम किसी से कॉपी नहीं करते हैं। कुछ चीजें हो सकता है मिल गई हो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम कॉपी करते। जैसे अब अमेरिका वाले भी मोबाइल यूज करते हैं, हम भी मोबाइल यूज करते हैं, तो क्या हम उनकी कॉपी कर रहे हैं? नहीं, हम दोनों बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो मेसोपोटामिया से तो किस आधार पे और क्या कहा लोगों ने? तो मार्टिमर व्हीलर, गार्डिन चाइल्ड और मैके, ये 3 लोग विदेशी थे और इन 3 लोगों ने कहा कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये कॉपी की गई थी मेसोपोटामिया से, ठीक है। और किस आधार पे कहा? तो देखिए, जो अन्नागार मिला, अन्नागार मतलब एक बर्तन जहां पे अन्न रखे जाते थे, जो अन्नागार मिला, जिस तरह के अन्नागार मेसोपोटामिया में इस्तेमाल किए जाते थे उसी तरह का अन्नागार हड़प्पा में मिला है, जो इस बात का प्रमाण है कि हड़प्पा कॉपी करता था किसको? मेसोपोटामिया को। यानी मेसोपोटामिया पहले है, हड़प्पा बाद में। हमने कहा शांत रहो, ठीक है। अगला आया चबूतरे के बारे में, ठीक है। चबूतरा बोला गया कि मेसोपोटामिया का जो चबूतरा है उसको वहां पे मेसोपोटामिया तो फिलहाल जिगुरत बोलते थे। क्या बोलते थे? जिगुरत। जिगुरत माने क्या होता है? एक ऐसा चबूतरा जो नीचे तो चौड़ा होगा, ऊपर जाते जाते चबूतरे का जो मॉडल होगा थोड़ा सा सकरा हो जाएगा, ठीक है, उसको बोलते थे जिगुरत। तो बोलते थे कि तुम लोग जो हमारा चबूतरा है ना वो भी कॉपी कर दियो। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें थी जो इन्होंने कहा कि आप कॉपी किए हो मेसोपोटामिया से। अब हमें तो बर्दाश्त हुआ नहीं, हम भी अपना मत रखेंगे कि सुनो हमने कॉपी उपी नहीं किया, हमने तो ऐसी चीज किया है जो तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। हमने क्या किया? हमने बांटने का आधार बनाया कि आओ इसी बात पे देख लेते हैं कि मेसोपोटामिया क्या है और हड़प्पा क्या है, दोनों देख लेते हैं। तो मैंने दोनों में अंतर इतना बढ़िया से लिख दिया हूं कि आपको याद हो जाएगा। अगर हम बात करें लिपि की, करे तो बर्तन की क्या बात कर रहा है यार, तुम चबूतरे की बात करो, बर्तन की बात करो, हम तो सब बात करने के लिए थे। आओ बात करते हैं लिपि की। अगर हम बात करें लिपि की तो मेसोपोटामिया वाले जो लिपि फॉलो करते थे वो कीलाक्षर लिपि फॉलो करते थे और हड़प्पा की लिपि भावचित्रात्मक थी। तो कैसे कर रहे हो कि हम तुमको कॉपी किए हैं? हमने तुमको कॉपी नहीं किया है। अगर हम बात करें नगर नियोजन की, ठीक है, तो इनकी नगर व्यवस्थाएं जो थी कम विकसित थी और हड़प्पा की नगर व्यवस्थाएं ज्यादा विकसित थी, इसलिए तो हड़प्पा को प्रथम नगर की संज्ञा दिया गया है। तो तुमने कैसे बोल दिया मैंने कॉपी किया? मैंने कॉपी नहीं किया। तुमने बोला, फिर हुआ बात ईंट की, तुमने कहा तुम लोग कच्ची ईंटों का इस्तेमाल करते हो, मैं पक्की ईंटों का इस्तेमाल करता हूं। तुम बोल रहे कॉपी करोगे? अबे तुम लोग कॉपी करो, ठीक है। अगर बात आती पूजा भवन की, तो देखिए पूजा भवन का साक्ष्य मेसोपोटामिया से तो मिला है, लेकिन हड़प्पा से पूजा भवन जैसा कोई साक्ष्य नहीं मिला। हालांकि मातृदेवी की प्रतिमा वगैरह प्राप्त हुई है, लेकिन पूजा स्थल का साक्ष्य नहीं मिला। तो बोला कैसे बोल रहे कॉपी करते हैं? चलो बात करते हैं मुहर की। तुम लोग बेलनाकार मुहर यूज करते हो, हम लोग चौकोर मुहर यूज करते हैं। अधिकतर मुहर कैसी? चौकोर। कैसे बोले कॉपी करते हैं? फालतू बात मत बोला करो, तुम लोग अलग हो मैं अलग हूं, ठीक है। तुम लोग कॉपी कर रहे हो मैं, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं ताम्रपाषाणिक कृषि संस्कृति के बारे में, ठीक है। ताम्रपाषाणिक जो कृषि संस्कृति है जिसमें हड़प्पा के विकास को बताया गया है। कुछ संस्कृतियां ऐसी थी दोस्तों जो कि अलग अलग क्षेत्रों में विकसित थी, जहां आप में क्वेश्चन आता है। ये जो ताम्रपाषाण के समय हम लोग संस्कृतियां पढ़े थे लास्ट वाले वीडियो में, उसी का विकास आगे चल के मिलेगा हड़प्पा तक में। जैसे अगर हम बात करेंगे बलूचिस्तान, जो कि कहां पड़ता है आपके पाकिस्तान वाले में, तो बलूचिस्तान में जो संस्कृति मिली हमें वो मिली कुल्ली नाल संस्कृति। कौन सी मिली है? कुल्ली नाल। अगर हम राजस्थान की बात करेंगे तो यहां से मिली सोथी संस्कृति। अगर हम बात करेंगे चन्नू दड़ो की तो यहां से मिली झूकर झाकर संस्कृति। अगर बात करेंगे हड़प्पा की तो यहां से मिली सिंधु संस्कृति। ये कुछ इंपॉर्टेंट संस्कृतियां हैं जो आपको थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है। चलिए अगर हम बात करें सिंधु संस्कृति की या सोथी संस्कृति की, तो इन दोनों में कुछ कॉमन चीजें पाई गई। जैसे एक मटकी के ऊपर जो फूल पत्ती की डिजाइन मिली है वो सिंधु से और सोथी से एक समान मिली है, और एक रस्सी की डिजाइन, तो मैंने दोनों एक जगह बना दिया ताकि आपको याद रहे। फूल पत्ती की डिजाइन, पौधे की डिजाइन और पत्ती की और ये रस्सी की डिजाइन, ये दोनों कॉमन है कहां पे? सिंधु संस्कृति और सोथी में। जिससे ये कहा गया कि यार सिंधु की जो सिंधु सभ्यता जो थी उसके आसपास के जो भी सभ्यताएं थी, जैसे चाहे वो चन्नूदड़ा रहा हो, चाहे राजस्थान का रहा हो, चाहे बलूचिस्तान का रहा हो, सब के सब क्या थे? आपस में एक समान थे। इसीलिए तो एक जैसी चीजों का इस्तेमाल करते, लेकिन मेसोपोटामिया अलग है, ठीक है। तो हम अपनी चीजों को अपने पास रखते थे, अपने साथ रखते थे, अपनी चीजों से जोड़कर रखते थे, जिससे यह कहा जा सकता है कि सिंधु संस्कृति सबसे बड़ी संस्कृति और उससे मिलती जुलती संस्कृति और जगह की थी। जैसे जो छोटे छोटे जगह थे, चाहे झुकर झाकर रहा हो, चाहे सोथी रहा हो, चाहे कुल्ली नाल रहा हो, ठीक है। आइए बात करते हैं इसके भौगोलिक विस्तार की थोड़ी सी, और इसके बाद धीरे धीरे हम लास्ट पे आएंगे। देखिए अगर इसके स्वरूप के बारे में बात कर लें तो ये त्रिभुजाकार रूप में आपको फैला मिलेगा। 1500 से ज्यादा इसके स्थल खोजे जा चुके हैं। जो पहले डेटा था वो था 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ, लेकिन वर्तमान में अभी आपको याद रखना है कि 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला है। भाई आपको पुरातात्विक खुदाई ज्यादा हो रही है तो नए नए जगह मिल रहे हैं, तो इसका आकार भी बढ़ रहा है। तो हमें 13 लाख नहीं रखना है, हमें क्या रखना है? 20 लाख वर्ग किलोमीटर। आजादी के बाद अधिकांश खुदाई जो हुई है भारत में हुई है, ठीक है, और भारत में भी सबसे ज्यादा गुजरात में हुई है। 80% स्थल कहां खोजे गए हैं? गुजरात में,
ठीक है। और मैक्सिमम जो मिले हैं वो सरस्वती और उसकी सहायक नदियों के बीच में मिले। हालांकि नदी तो विलुप्त है, लेकिन एक मान्यता के अनुसार उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मिले हैं। तो चीजें भी आपको समझ में आ रही है। अभी तो मैंने यार हड़प्पा शुरू भी नहीं किया, ठीक है। अभी जब हड़प्पा के बारे में आपको बताऊंगा, ज्यादा नहीं, एक पेज और है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन रहा है, तो अभी इसका अगला पार्ट भी आएगा, ठीक है। तो हो सकता है 2-3 पार्ट की जरूरत पड़े। ये देखिए एक मैंने भारत का मैप बनाया, ठीक है। भारत का ऊपरी हिस्सा है जम्मू कश्मीर, ठीक है। और ये नीचे रहा गुजरात वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये राजस्थान हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, हरियाणा, दिल्ली, आपको समझ में आ रहा है, ऊपर जम्मू कश्मीर। तो ये देखिए ऊपर से जा रही सिंधु नदी, ठीक है। ये सिंधु नदी ऊपर से क्रॉस करके कहां चली गई, सीधे पाकिस्तान चली गई। और आगे चल के इसमें मिला झेलम, चिलाब, रावी, ब्यास, सतलज, पारी पारा सब मिल गए। और ये जाके जहां पे मिलती है उस जगह का नाम है दोस्तों मिठानकोट। मैंने आपको कई बार बताया है, पाकिस्तान का मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उस पर देख सकते हैं आप लोग। तो मिठानकोट, ठीक है, ये जहां मिलते हैं ये वाली 5 नदियां। तो अगर मैं आपको एक आंकड़ा दूं कि जो स्थल है वो कहां पे है, तो देखिए सबसे ऊपर यहां पे मांडा है, जो कि सबसे ऊपर है। ये चिनाब नदी के किनारे पड़ता है। तो सबसे ऊपरी स्थल जो है दोस्तों वो मांडा मिलता है हमें, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे सबसे ऊपरी स्थल के बारे में, तो कौन सा मिलता है वो जगह, वो मांडा मिलता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। एक सेकेंड रुकिए, क्लियर नहीं आ रहा है क्या, ठीक है। तो जो हम अगर ऊपर देखेंगे, सबसे पूछता है कि सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, तो उत्तर क्या होगा आपका, मांडा, ठीक है। अगर हम आगे बात करेंगे सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा, गोदावरी नदी किनारे बसा हुआ दैमाबाद, महाराष्ट्र में, ठीक है। ये वाला जम्मू कश्मीर में। और आलमगीरपुर सबसे पूर्वी हिस्सा है, जो कि हिंडन नदी किनारे उत्तर प्रदेश में, मेरठ के पास है। और दक्षिण में है, पश्चिम में है सुतकांगेडोर, ये दास नदी किनारे है, बलूचिस्तान के पास। तो अगर हम आलमगीरपुर और सुतकांगेडोर को देखें, तो इसके बीच में दूरी जो है 1600 किलोमीटर है, जबकि मांडा और दैमाबाद देखेंगे तो 1400 किलोमीटर। तो ये इसका आकार प्रकार है, ठीक है। आइए कुछ चीजें याद रखेंगे। देखिए अभी हमको बहुत सारे जगहों के बारे में पढ़ना है। ये सारे जगह हैं, जैसे बनावली है, जो कि दिल्ली के बिल्कुल पास पड़ता है। बनावली रोपड़ हरियाणा में पड़ता है, ठीक है ना, ये वाला पोर्सन ये हरियाणा में है। और ये आलमगीर उत्तर प्रदेश में हो गया, ठीक है ना। राखीगढ़ी कालीबंगा जो है ये हमारे राजस्थान में पड़ जाएगा। और धौलावीरा भी इधर, और इधर रंगपुर लोथल वगैरह ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे इधर के गुजरात में पड़ जाएंगे। ये हमारे क्या हो गए, उधर चले गए पाकिस्तान वाले पार्ट में, चन्नूदड़ो, कोट दीजिए। इधर ऊपर हो जाएगा हमारे पास मोहनजोदड़ो, ठीक है, झूकर झाकर वाले हो गए। और इधर डाबरकोट, पिरानी, गुंडई। तो ये सब अभी हमें एक एक करके देखना है। तो मैं तो आपको नदी के रूप में दिखा रहा था कि सारी सभ्यताएं जो इसके आसपास मिली है, यहाँ से सरस्वती नदी बह रही है, तो इसके बीच में मिली बिल्कुल। आइए अगर बात करते हैं हम थोड़ा सा आगे क्षेत्रफल के आधार पर इसके विस्तार की, तो देखिए सबसे बड़ा जो मिला स्थल वो मिला मोहनजोदड़ो, दूसरे नंबर पे हड़प्पा। तो ये आकार है, आपको सेट करने के लिए आता है एग्जाम में कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आप उत्तर क्या बताएंगे, तो सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो है, फिर हड़प्पा है, फिर राखीगढ़ी है, फिर धौलावीरा है। तो आप बना सकते हैं फार्मूला कि महाराधा, एक फार्मूला याद कर लीजिए, महाराधा, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। म से मोहनजोदड़ो, ह से हड़प्पा, र से राखीगढ़ी और ध से धौलावीरा, तो महाराधा है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। और हाल ही के खोजों के अनुसार अगर करंट में आपको क्वेश्चन दे रहा तो याद रखिएगा राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल खोजा गया है। जो यहाँ पे तीसरे नंबर पे है ना, वो सबसे बड़ा स्थल है। तो राखीगढ़ी जो है क्षेत्रफल की सबसे बड़ा है, ये करंट का न्यूज है, ठीक है। लेकिन अगर सेट करने के लिए आ रहा तो आप ऐसे सेट करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम में वैसे आपको इंडिकेट कर देगा, जो भी इंडिकेट करेगा उस हिसाब से क्वेश्चन करिएगा। हड़प्पा सभ्यता की अगर हम विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और सबसे बड़ी चीज मैं यहां बताने जा रहा हूं आपको, जो कि आप बहुत ध्यान समझिएगा। हमने सबसे बड़ी विशेषता पढ़ी इसके नगर नियोजन के बारे में, इसके नगर की जो स्टाइल थी उसके बारे में। तो सबसे बड़ी व्यवस्था नगर नियोजन है। अगर हम बात करेंगे नगरों की ना, तो नगर यहाँ जो थे वो 2 हिस्से में बटे थे। एक नगर का पश्चिमी हिस्सा होता था, एक नगर का पूर्वी हिस्सा होता था। देखिए जो पूर्वी हिस्सा होता था वो नीचे की तरफ बसा था, और वहां पे आम पब्लिक लोग रहते थे, मतलब वो आवास का क्षेत्र था, आम पब्लिक लोग। लेकिन जो पश्चिमी हिस्सा था ना, वो दुर्गीकृत था, वो टीले पर था, मतलब ऊंचाई वाले स्थान पे था, और वो दुर्ग बना था, मतलब उस पर एक प्राचीर दीवार होती थी, सैनिक उसकी रक्षा करते थे, इस तरह से होता था। तो आप देखिए पूरा समाज अगर हम बात करें तो पूरा समाज हमको लगता है कुछ जमाने में 2 कैटेगरी में चलता था, यानी समानता वाली कोई बात नहीं है। जो ब्राह्मण वगैरह होते होंगे या जो उच्च जाति के होते होंगे वो पश्चिमी वाले पार्ट में रहते होंगे। आपने मूवी देखा होगा मोहनजोदड़ो, वहां क्या होता है, जो हीरोइन रहती है, ठीक है, वो ऊपरी वाले हिस्से में रहती है, दुर्गीकृत वाले हिस्से में रहती है, और जो ऋतिक रोशन रहता है वो निचले वाले हिस्से में रहता है। तभी तो रात में डाक के जाता है पूर्वी से पश्चिमी वाले किले में, ठीक है। तो वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है कि जो पूर्वी हिस्सा था वो नीचे की तरफ था, जो पश्चिमी हिस्सा था वो ऊंचाई की तरफ था। पश्चिमी हिस्से प्राचीर दीवारों से घिरे होते थे, पूर्वी हिस्से ओपन होते थे, ठीक है। यहाँ नॉर्मल लोग रहते थे, यहाँ स्टैंडर्ड लोग रहते थे, ठीक है। लेकिन इसका एक अपवाद मिला है जो एग्जाम में हमें परेशान करता है, धौलावीरा। देखो सारे नगर, जितने भी नगर मिले हैं, आप जो भी पढ़ेंगे मोहन हड़प्पा में जितने भी नगर मिले हैं, सबके सब 2 पार्ट में बटे हैं।
पूर्वी पश्चिमी। सिर्फ धौलावीरा ऐसी जगह है, लास्ट वाला जो हम महाराधा पढ़े थे ना, धौलावीरा, सिर्फ धौलावीरा ऐसी जगह है जो 3 पार्ट में बटा है, उत्तर, मध्य और निम्न। तो बोलिए इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं? तो एग्जाम में आपसे यहाँ क्वेश्चन पुट कर देता है और आप हो जाते हैं परेशान। तो इसको आप एकदम याद रखिएगा, धौलावीरा 3 पार्ट में बटा है, उत्तर, मध्य और निम्न। आगे चल के धौलावीरा के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ये अगले पार्ट का वीडियो होगा, ठीक है। लेकिन अभी अपवाद के रूप में आप इसको याद, अभी आज हम खाली हड़प्पा के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। मैं किसी और चीज के बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपको हड़प्पा के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। हड़प्पा आप याद रखिए, इसके अलावा हम लोग एक एक करके सब क्लियर करेंगे। अगर हम दूसरा वाला पार्ट देखें तो एक बात और आपको बता दूं कि मैंने कहा कि आपसे पश्चिमी वाला जो हिस्सा था, मतलब इधर वाला जो हिस्सा था पश्चिमी वाला, वो दुर्गीकृत था, बताया आपको ना, वो दुर्गीकृत था, मतलब दुर्ग बने थे। इसका भी अपवाद है। इसका अपवाद क्या है? चन्नूदड़ो। चन्नूदड़ो दोस्तों एक जगह का नाम है, जैसे मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, ये सब उसी मोहनजोदड़ो के आसपास में थे, ठीक है ना। चन्नूदड़ो में कोई दुर्ग नहीं था। बाकी देखिए, हमने आपसे बोला पूर्वी भाग पश्चिमी भाग 2 में थे, अपवाद के रूप में धौलावीरा, ये हो गया हमारा। अगर हम और ये भी बताया कि पूर्वी हिस्से दुर्गीकृत नहीं होते थे, जबकि पश्चिमी हिस्से दुर्गीकृत होते थे। लेकिन चन्नूदड़ो, कालीबंगा और लोथल के लोग के 3 ठो कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन मतलब ये अपवाद है। चन्नूदड़ो में दुर्ग था ही नहीं। पश्चिमी भाग जो था, यानी जहां स्पेशल लोग रहते थे, उनके लिए भी दुर्गीकरण नहीं था। तो कुछ तो यार बात रहा होगा। चलो आइए इसी के साथ थोड़ा सा चन्नूदड़ो के बारे में आपको इंटरेस्ट देता हूं, ताकि आपको चीजें याद हो जाए। चन्नूदड़ो में हमको मिला मैटर, चन्नूदड़ो को आप याद कर लिए, जो मतलब यहाँ पे क्या होते थे ना, ब्यूटी पार्लर टाइप का सामान मिलता था। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि मनके का कारखाना, मतलब आभूषण का कारखाना मिला है, लिपस्टिक मिली है, आभूषण मिले हैं, काजल मिला है, कंघा मिला है, उस्तरा मिला है। तो आपको लग रही है ना कुछ ब्यूटी पार्लर जैसा चीज सजने वजने के लिए। तो यार एक ऐसा जगह है जहाँ पे चाहे ब्यूटी पार्लर हो, चाहे हेयर कटिंग सैलून वगैरह हो, या इस तरह से कुछ हो, तो वहां तो सारे लोग आते हैं। क्या आपने देखा कोई हेयर कटिंग सैलून ऐसा हो जहाँ पे किसी के लिए बोर्ड लगा हो कि फलाने लोग नहीं जाएंगे, यहाँ केवल ब्राह्मण आएंगे, यहाँ केवल क्षत्रिय आएंगे, यहाँ केवल वैश्य आएंगे, यहाँ केवल शूद्र आएंगे, यहाँ यह व्यक्ति नहीं आएंगे? ऐसा नहीं है, कुछ नहीं लिखा होता है। ये ब्यूटी पार्लर और ये 2 ऐसी चीजें होती है जो सबके लिए ओपन होती हैं। तो यार जब सबके लिए ओपन है तो दुर्गीकरण करने की क्या बात है? ये देखिए मैं ट्रिक दे रहा हूं आपको याद करने की, कॉमन एक सेंस बना रहा हूं कि आपको चीजें याद हो जाए। तो जब ये ऐसी चीजें यहां मिलती थी तो इसीलिए इनका दुर्गीकरण नहीं किया सकता था, क्योंकि यहां जो चाहे वो व्यक्ति आके अपने सामानों को खरीद सकता है। इसलिए चन्नूदड़ो का दुर्गीकरण किया ही नहीं गया, न तो पूर्वी का न तो पश्चिमी का। हाँ, एक स्पेशल चीज यहां याद रखिएगा कि यहां से मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नाली मिली है, जो कि कहीं से नहीं मिली, सिर्फ यहीं से मिली, मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नाली, ठीक है। और 1931 में इसकी खोज किया था डी मजुमदार ने। तो मजा आ गया भाई सब देख के, भाई अब उस जमाने में ब्यूटी पार्लर, उस जमाने में हेयर कटिंग सैलून, तो मजे वाली बात है ना। तो मजा ऐसा हो गया मजुमदार। तो इसका खोज किसने किया? मजुमदार ने, ठीक है ना। तो उसको याद रखिएगा। दूसरा पार्ट हमने देखा दोस्तों कालीबंगा के बारे में, ठीक है। आइए कालीबंगा के बारे में बता। कालीबंगा को दुर्गीकृत पाया गया, इसका खोज किया था अमलानंद घोष ने। तो बंगानंदा, आप याद करो बंगानंदा, ठीक है, बंगानंदा ऐसे करके याद करो, ठीक है ना। तो अमलानंद घोष ने 1951 में, जबकि चन्नूदड़ो वाला 1931 में और ये वाला 1951, 20 साल बाद की बात है, ठीक है। तो यहां पाया गया दुर्गीकृत। आइए थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में। कालीबंगा को बोला जाता था काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। और यहां से मिला है हमें खेती के प्रमाण। खेती के प्रमाण मिले हैं, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, ठीक है ना। लिंग मिला है, ठीक है, शिवलिंग टाइप का, ठीक है। अग्निकुंड मिली है, वेदिकाएं मिला है, समाधान, ये सब तो बात करेंगे हम कालीबंगा का जब अलग से वीडियो बनाऊंगा तब, ठीक है। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो ये कुछ, ये आप इसको याद रखिए, जुते हुए खेत या खेती के प्रमाण। तो मैं आपको बता दूं, जहां खेत होगा वहां गाय भैंस मतलब कोई जानवर आके चरेगा, तो उनसे बचाने के लिए पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों को दुर्गीकृत किया गया है यहाँ पे। तो अपवाद हुआ कि नहीं? अभी क्या होता था, खाली पश्चिमी भाग दुर्गीकृत होता था, लेकिन अभी क्या हुआ कि दोनों भाग दुर्गीकृत हैं, ठीक है। तो यहां आप अलग अलग याद रखेगा कि पश्चिमी भाग अलग से दुर्गीकृत था, पूर्वी भाग अलग से दुर्गीकृत था। अगर हम बात करेंगे लोथल की, ठीक है, तो लोथल एक ऐसी एकमात्र जगह थी अपवाद के रूप में जहां दोनों भाग एक ही साथ दुर्गीकृत थे, मतलब पूर्वी पश्चिमी दोनों को एक ही में दुर्गीकृत कर दिया गया था, ठीक है। और इसकी खोज किया था एस.आर. राव ने 1954 में, ठीक है। तो अब दोस्तों इसको कैसे याद करें? देखिए लोथल पड़ता है गुजरात में, ठीक है, और कालीबंगा पड़ता है राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे। लोथल पड़ता है भोगवा नदी के किनारे। अलग से वीडियो बनाऊंगा लोथल के ऊपर, ठीक है। वीडियो मतलब कि एक अलग से वीडियो होगा जिसमें सारे एक साथ होंगे। तो इसको लघु हड़प्पा बोलते हैं, लघु मोहनजोदड़ो बोलते हैं। यहां से गोदीवाड़ा पाया गया। गोदीवाड़ा मतलब होता है बंदरगाह,
क्या होता है, बंदरगाह। तो गुजरात वैसे भी समुद्र के किनारे है तो बंदरगाह तो पाया जाएगा। अब राजस्थान में थोड़ा बंदरगाह पाया जाएगा, हरियाणा में थोड़ा बंदरगाह मिलेगा, बंदरगाह तो यार गुजरात में मिलेगा ना। तो यहाँ से जल प्रबंधन की व्यवस्था भी अच्छी थी, बगल में समुद्र, तो जल प्रबंधन की व्यवस्था भी अच्छी है। रंगाई कुंड मिले हैं, अग्नि कुंड मिले हैं, तो कुंड से कुंड याद रखिएगा। तो अब बताइए, अगर कहीं पे जो है गोदीबाड़ा है, बंदरगाह है, तो बंदरगाह में क्या पूर्वी क्या पश्चिमी यार, ठीक है। दोनों भागों को एक ही भागों में क्या दोनों दोनों मतलब जो पूर्वी होते थे, जो पश्चिमी होते थे, उन सभी को एक ही भाग में चारों तरफ से दुर्गीकृत कर दिया गया। तो यहाँ पे अलगाव नहीं किया गया, दोनों के दोनों हिस्सों को एक ही दुर्ग से घेर दिया गया। तो आप इसको याद रखेंगे इस तरीके से, ठीक है, बंदरगाह की वजह से। कुछ और अच्छी चीजें थी दोस्तों जो आप ध्यान रखिएगा, जैसे सड़कें जो होती थी वो समकोण पर काटती थी, एकदम बीचों बीच काटती थी, तो अच्छी बात थी यार। आज भी सड़कों, आज की सड़कों जैसा वहां की सड़कें होती थी, ठीक है। जो दरवाजे खिड़कियां होते थे गलियों में खुलते थे, वाह ये अच्छी बात हुई, ताकि जाम जैसी कोई बात ही नहीं। अगर सामने होता तो लोग क्या कर लेते, पता चला करकट वर्कट लगा के कब्जा करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ऐसे क्या होता था कि दरवाजे खिड़कियां गली में खुलते थे। तो अभी आपने पिक्चर देखा होगा मोहनजोदड़ो, उसमें देखा होगा कृतिक रोशन पीछे से जाता था हीरोइन से मिलने। तो वो क्या शो ऑफ करता था, वो बताता था कि जो दरवाजे और खिड़कियां होते हैं वो कहाँ खुलते थे, गलियारे में खुलते थे। हाँ, अपवाद था कहाँ पे, लोथल में। लोथल में जो दरवाजे खिड़कियां होते थे वो मुख्य सड़क पे खुलते थे। तो यार लोथल में है बंदरगाह, 50 बार उनको माल भितराना है, लेके जाना है, निकालना है, ले जाना है, तो यार अब गलियारे में से कब तक आएंगे। तो मेन सड़क पे खुलता था, गाड़ी आती थी उतनी माल घर में गया। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है ना, बंदरगाह की वजह से यहाँ पे होता था। अगली चीजें देख लें, समुचित जल निकासी की व्यवस्था थी, लेकिन अपवाद है कहाँ पे, बनावली में। बनावली में जल निकासी की कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो लगभग सारे जगहों पे जल निकासी का साक्ष्य मिला है, सिर्फ बनावली ही ऐसी जगह थी दोस्तों जहां से जल निकासी का कोई साक्ष्य हमें नहीं प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसी तरह एकदम आखिरी बातें हैं, बस खत्म हो गए यहाँ पे। ईंटों का प्रयोग के बारे में बताएंगे तो बात हुई कि पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था पूरे के पूरे हड़प्पा में, लेकिन अपवाद कहाँ मिला है दोस्तों, अपवाद मिला कालीबंगा में। तो कालीबंगा में भी हम लोगों ने पढ़ा कि कालीबंगा में पूर्वी भाग पश्चिमी भाग अलग अलग दुर्गीकृत किए जाते थे। और काहे लिए, यहाँ से मिला है खेत, और खेत को पशुओं से बचाने के लिए इसको दुर्गीकृत करते थे। तो कौन जरूरत है बढ़िया एकदम संगमरमर लगा के बनवाओगे दीवार, अरे कच्ची ईंटों से यार हमको रक्षा करना है पशुओं से ना, तो कच्ची ईंटें का बना दो दरवाजा, मतलब दीवार खड़ा कर दो। तो याद करने का तरीका दोस्तों, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग को कैसे दुर्गीकृत किया गया है, कच्ची ईंटों से दुर्गीकृत किया गया, ठीक है। और चन्नू दड़ो सिर्फ एक ऐसा जगह मिला है जहां पे वक्राकार ईंटों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो वक्राकार ईंटें आप ध्यान देंगे, बाकी जगह पे क्या है, कच्ची ईंटें या पक्की ईंटें, लेकिन यहाँ की ईंटें कैसे हैं, वक्राकार ईंटें हैं। तो इसी के साथ दोस्तों ये पार्ट मैं रोकना चाहता हूँ, ठीक है। अभी आप लोग इतना पढ़िए, अगले दिन मैं आपको अगला पार्ट दूंगा, और उम्मीद करता हूँ अभी 2 पार्ट मैं और बनाना चाह रहा हूँ। एक पार्ट में जो है सबकी जगहों के बारे में स्पेशल बताऊंगा, और लास्ट वाला पार्ट बताऊंगा उस पर डीप चर्चा करूंगा, ठीक है। वो मेंस के लिए होगा स्पेशल, ठीक है। तो ताकि आप लोगों की समझ विकसित हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ऐसे आप लोग वीडियो देखते रहिए, चीज़ों को शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अगर वीडियो पे ऐड आता है तो दोस्तों प्लीज़ क्लिक करिए, और वीडियो को खूब सब्सक्राइब कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फायदा मिल सके, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं सर कि आप मेडिकल कब चालू करेंगे, मॉडर्न कब चालू करेंगे, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं एक बार एंशिएंट खत्म कर लूँ, उसके बाद मेडिकल पे हाथ डालूंगा, और ताकि लाइन बाई लाइन चलता रहे, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मेडुअल, और ये जो है अब इसके बाद बौद्ध शुरू, वैदिक काल आएगा, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उसके बाद लाइन से बौद्ध, जैन, लास्ट में कनिष्क वाला पार्ट बचा है, उसको कवर करने के बाद गुप्त काल पे आऊंगा। अब वो खत्म करने के बाद ही मैं मेडुअल का नया वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तब तक आप हमें कोई नहीं कमेंट करेगा कि नहीं सर मेडुअल या मॉडर्न कब आएगा। अभी मैं जितना अपलोड कर रहा हूँ आप लोग उतना देखिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच।